हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक्शन जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी क्लास जो है वह फाउंडेशन कोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कंटिन्यू है और इसके पहले हमने आर्टिकल 78 तक क्लास आपको डिलीवर कर चुके हैं और अब हम एक इंडियन पॉलिटी के कोर टॉपिक यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 और आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक गिवन है या दिया गया है। यह जो हमारा भाग 5 है संविधान का, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत फर्टाइल है, यानी कि एग्जाम सेंट्रिक टॉपिक है, यानी कि इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जाने की बारंबारता और नंबर ऑफ क्वेश्चन है वह अन्य टॉपिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम 100% मान लें तो इस टॉपिक से यानी कि भाग 5 से और आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो प्रोविजंस गिवन है उससे लगभग 30 से 40% प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो 30 से 40% प्रश्न पूछे जाने की बारंबारता है, यह हमें इस बात को आगाह करती है कि डियर, आप जब भी पार्लियामेंट को पढ़ें बहुत अच्छे से इसके छोटे छोटे कामा और बिंदु, इसके छोटे छोटे व्यवस्थाओं, छोटे छोटे पहलुओं, छोटे छोटे प्रोविजंस का बहुत डीपली और वाइडली अध्ययन करें। इन केस आप केवल इसे मात्र अनुच्छेदों का एक संग्रह मानकर अध्ययन कर लेंगे तो यह आपके लिए आपदा से कम नहीं होगा, क्योंकि आप पार्लियामेंट में पढ़ेंगे आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बोल दिया गया है। अब क्या ऐसे पूछ लेगा कि संसद के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इनकेस एक क्वेश्चन बन गया, अब उसको आर्टिकल 79 से और क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या करेगा? बना देगा। आप क्या करेंगे? आप नहीं हल कर पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को जब पढ़ें तो बहुत डीपली पढ़ें। अफरा तफरी की स्थिति में कोई चीजें नहीं पढ़ी जा सकती। ये भी पढ़ने, वो भी पढ़ने, वो भी पढ़ने, कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ समझ में नहीं आया हमने क्या क्या पढ़ा। खुद 2 घंटे बाद हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हमने क्या पढ़ा था आज, उसको हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस टॉपिक को जरा अच्छे से पढ़ा जाए। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज की हमारी क्लास किन किन मैंडेट पर बेस्ड है। इसके तहत हम जानेंगे संसद का गठन और इसका एक बैकग्राउंड, उसके बाद संसद सदस्य से जुड़े कुछ पहलू, और पहलू का मतलब क्या हुआ कि संसद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा के जो हमारे पार्लियामेंट्री के मेंबर्स हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के जो हमारे मेंबर्स हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है, इनको चुने जाने के लिए योग्यता क्या है, ये चुने कहां से जाते हैं, किस क्षेत्र से चुने जाते हैं, क्षेत्रों का डिसाइड कैसे होता है, कितने लोग एक सांसद को चुनते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है या खुले मतदान के द्वारा होता है। फिर इसी के साथ साथ मान लीजिए कोई निर्वाचित हो गया तो वह किस प्रकार से हटाया जा सकता है या स्वयं ही हट जाता है। क्या कोई सांसद 2 जगह से, 4 जगह से, 6 जगह से चुन सकता है? अगर चुना जा सकता है तो इसके लिए हमारे संवैधानिक प्रावधान क्या है। उसके बाद फिर हम जानेंगे इसी में संसद के सत्र क्या है, संसद की पीठासीन अधिकारी क्या है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष। और जब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि लोकसभा का अध्यक्ष भी ना हो, उपाध्यक्ष भी ना हो, तो फिर संसद की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा राज्यसभा की, तो उसके लिए भी कुछ पीठासीन व्यक्तियों को चयन किया जाता है जिसे 10 मेंबर्स का पैनल कहा जाता है। इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम यह भी जानेंगे कि संसद के सत्र कौन कौन से होते हैं, सत्र कितने समय के लिए होते हैं, क्या एक साल में 5 सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, 10 सत्र होते हैं, इसको भी जानेंगे। फिर इसी में ज्वाइंट सेशन के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे कि संसदीय कार्यवाही के इक्विपमेंट्स क्या है, संसाधन क्या है, साधन क्या है, जिसके आधार पर हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है या संसदीय व्यवस्था है किस प्रकार से चलती है, कानून किस प्रकार से बनते हैं, अधिनियम किस प्रकार से बनते हैं, कोई कानून कब संविधान में शामिल किया जाता है, कब शामिल नहीं किया जाता है, संसद संविधान का संशोधन किस प्रकार से करती है, इन सब सारी चीजों का इसमें अध्ययन करेंगे। और कुछ अन्य पहलू, कुछ तथ्य हैं जो
क्लास कंटिन्यू होने के साथ साथ आप तक डिलीवर हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि क्लास देखने के बाद किसी भी आयोग के द्वारा ग्रुप ए से लेकर डी तक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर स्टेट कमीशन और जो भी अन्य परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं हैं, वो सब कहीं से भी प्रश्न पूछें, आप इस स्थिति में होंगे कि आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट। इसका एक बैकग्राउंड जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान को जानेंगे, संवैधानिक प्रावधान को जानेंगे। फिर इसी तरीके से संसद भवन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि सुर्खियों में है। सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम और कुछ इसी में अदर जानकारी को भी जानने की कोशिश करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन को भी जानने की कोशिश करेंगे। इसका एक बैकग्राउंड जरा जानते हैं। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ऐसी इस तरीके की कोई खास व्यवस्था नहीं होती थी कि संसद है, इसके सदस्यों का निर्वाचन होगा, किस प्रकार से नियम बनाएंगे, किस प्रकार से अधिनियम बनाएंगे, कौन कौन से नियम जनता को लागू होंगे, यदि जनता को वह पसंद नहीं है तो जनता इसके लिए क्या ऑप्शन करेगी। तो जो प्राचीन काल था बेसिकली वह वन साइड फिट ऑल की टेंडेंसी पर देश का शासन चलाता था। किस पद्धति पर? वन साइड फॉर ऑल। वन साइड फॉर ऑल यानी कि जो राजा था जिसे दैवत्व के सिद्धांत से जोड़ दिया गया था। आप प्राचीन इतिहास जब पढ़ते हैं तो इसका अध्ययन क्यों होंगे? देवत्व के सिद्धांत से प्रेरित कर दिया गया था, इसको बांध दिया गया था कि राजा जो करे वही न्याय है, राजा की बात ही न्याय है और राजा की बात ही अंतिम सत्य है। तो प्राचीन काल में जो शासन चलता था, ऐसी बात नहीं कोई शासन नहीं चलता थी, अराजकता थी, जो मन करता था वह कर डालता था, ऐसा नहीं था। न्याय की व्यवस्था थी, कानून की व्यवस्था थी। लेकिन आज जो हम कानून और न्याय शब्द को परिभाषित करते हैं, उस समय की जो व्यवस्था थी वो जरा अलग थी। फिर इसी तरीके से जब हम मेडिवल इरा में आते हैं यानी कि मध्यकाल में, तो इस जगह भी वन साइड फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट चलता था, यानी कि राजा ने नियम बना दिया, सर्कुलर जारी कर दिया कि आज से आजान इतने बजे पढ़ी जाएगी, आज से रामायण इतने बजे पढ़ी जाएगी, राज्य का कोई व्यक्ति कितना व्यापार करेगा, व्यापार पर उसे क्या टैक्सेशन लगाया जाएगा। इस तरीके से हमारे देश में व्यवस्थाएं चलती रही, प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी। तो हम भले संसदीय व्यवस्था ना कहें उसको, लेकिन हाँ कुछ ऐसे ही मिलते जुलते कार्य हमारे प्राचीन काल और मध्यकाल में भी होते हैं। जब हम एंट्री मारते हैं मध्यकाल के बाद मॉडर्न इरा में, जब हम लोगों की एंट्री होती है मॉडर्न इरा में, तो ये जो कॉन्सेप्ट आता है पार्लियामेंट का, यह जरा स्पष्ट रूप से हम लोगों को सीन होने लगता है, दिखने लगता है। यानी कि अब जो भारत में मॉडर्न इरा को हम किससे जोड़ते हैं? ब्रिटेन से। यानी कि हम औपनिवेश थे किसके? ब्रिटेन के। तो वो लोग सने सने भारत में कानून बनाने के लिए, भाई जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी गठित हुई, उसके बाद कंपनी कुछ दिन तक किसी भी तरीके से शासन का संचालन करती रही, शासन को अपने हित के लिए ही करती रही। लेकिन जब आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई तो एक आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। उसके बाद से जो भारत का शासन था वह जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी वहां से सर्कुलेट होने लगा। तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में भले भारत से प्रतिनिधि नहीं चुने जाते थे, लेकिन 1857 की क्रांति से जो एक आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, वह व्यवस्था हमें पार्लियामेंट्री शासन की तरफ ले गई। और कालांतर में 1927 में, कब? 1927 में हमारे देश का जो अभी का वर्तमान पार्लियामेंट भवन है, इसका निर्माण कर दिया गया।
और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो एडविन यानी कि एडविन लुटियंस और ब्रेकर थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान यानी कि अभी सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण नहीं है, वह रनिंग फेज में है, तो हम वर्तमान में यही कहेंगे कि जो संसद भवन है उसका निर्माण किसने किया, एडविन लुटियन और ब्रेकर। ये दो इसके मुख्य व्यक्ति थे। इसका मतलब ये नहीं कि ये न्यू बना रहे थे, इनके निर्देशन में कार्य होता था। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी बन सकती है यहाँ पर कि इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। तो 1927 दो चीजों में विशेष रूप से आप याद करें, और इतिहास में तो आप लोग क्या क्या याद करते हैं आप जाने। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो उसी समय या उसके 2-4 दिन 6 दिन पहले या बाद हमारे देश का जो संसद भवन है इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन किसने किया, लॉर्ड इरविन। और एक छोटी सी जानकारी दे तो इसका निर्माण में जानते हैं लागत कितनी आई थी, 8.3 मिलियन। कितना, 8.3 मिलियन। 8.3 मिलियन। अब ये जो संसद भवन है, अब इसकी जो इफिशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है, एक मीरा कुमार समिति गठित की गई, उसने यह पाया कि अब यह कमजोर हो गया है, यानी कि इस पर जो मैनेजमेंट है संसद का वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए एक नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से उसे हम जानते हैं। और 2022 तक यह पूर्ण हो जाएगा, ऐसा इसके मैनिफेस्टो में कहा गया है। और इसकी लागत जानने हो सकता है, छोटे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 971 करोड़ रुपए से हमारा नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि नए संसद भवन का निर्माण। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। अब हम संसद पढ़ रहे हैं, भाग 5 पढ़ रहे हैं। अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट। अगर इसके हम संवैधानिक प्रोविजंस की बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो भाग 5 और आर्टिकल 79 टू 122 यानी कि 122 तक इसके बारे में वर्णन किया गया। अब ये हमारी जो संसद है इसमें इसकी संरचना अभी कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया हमारा लोकसभा, ये हमारी हो गई राज्यसभा, और ये हो गया हमारा सेंट्रल हॉल। तो हमारे संसद के कितने अंग हैं, 2। एक कौन है, राज्यसभा, और एक कौन है, लोकसभा। अंग कितने हो गए, 2। और संपूर्ण संसद का निर्माण किन किन बातों से मिलकर होता है, तो जब हम इसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट को शामिल कर लें तो यह हमारी पूर्ण संसद हो जाएगी। यानी कि जो राज्य सभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को मिलाने के बाद संरचना बनती है वह संसद कहलाती है। और अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, इस सेंट्रल हॉल का क्या महत्व है, तो जो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब सदन में कार्यवाही होती है तो वहां पर बैठ के सदन की कार्यवाही को देखते हैं, या जो सचिव होते हैं मंत्रियों के वो सब इधर ही बैठे रहते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल 79। अब जो हमारी संसद है, आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया, व्हाई, क्या जरूरत है इसके निर्माण की, निर्माण क्यों, तो निर्माण कई कारणों से किया गया। पहला कारण यह है कि देश के संचालन के लिए कुछ नीतियां बननी चाहिए, कुछ कानून बनना चाहिए, कुछ संविधान बनना चाहिए, संविधान में संशोधन होना चाहिए। और उस समय इसका गठन क्यों किया गया,
तो इसका गठन का प्राइमरी कारण था कि संविधान का निर्माण किया जाए और संविधान के निर्माण के साथ साथ देश का शासन का संचालन किया जाए। अब प्रश्न बनता है कि जरा यहीं से संसद के बारे में कि वर्तमान समय में संसद की जननी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ब्रिटेन। और ये जो पार्लियामेंट शब्द है यह कहाँ का है? फ्रांस का। यानी कि फ्रांसीसी शब्द से ये जो संसद है इसको लिया गया है। कभी कभी प्रश्न बन सकता है। अब हम जानते हैं, निर्माण जान लिया कि इसका निर्माण क्या क्यों किया गया। अब इसके हम कार्य जान लेते हैं कि इसके भाई कार्य क्या है। इसके कार्य जानते हैं या क्या क्या कार्य करती है। तो पहला काम विधायी, दूसरा देख सकते हैं कार्यकारी, आर्थिक या वित्तीय कार्य। अब इस सब के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कार्य आएंगे। फिर न्यायिक कार्य, उसके बाद वैदेशिक कार्य और कुछ अन्य कार्यों को भी चर्चा इसी में करेंगे। अब पहला कार्य समझते हैं विधायी। विधायी कार्य में क्या आता है? आप जानते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया ही विधायी कहलाती है। यानी कि कानून बनाने का कार्य जो है संसद का, उसे हम नाम देते हैं कि यह संसद का विधायी कार्य है। जैसे कृषि कानून बनाया गया, 370 को हटाया गया, तो ये क्या है? संसद का विधायी कार्य था। तो कानून बनाना लिख सकते हैं, कानून का निर्माण। कार्यकारी कार्य क्या है? मान लीजिए कानून का निर्माण किया गया और जो मंत्री परिषद है वह और कुछ करना चाहती है, कुछ ऐसी नीतियां बना रही है जिससे जो संसद है वह खुश नहीं है, तो वह विभिन्न समय पर विभिन्न माध्यमों से, जैसे शून्यकाल, प्रश्नकाल, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। यही जो संसद द्वारा मंत्रियों को उत्तरदायित्व का कार्य कराया जाता है कि देखिए आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, इस प्रकार का जो कार्य होता है उसे कार्यकारी कार्य कहा जाता है। जैसे जब कृषि कानून बन रहा था तो अब भाजपा के पास मेजोरिटी थी, इसलिए जो मेजोरिटी थी तो जो मेजोरिटी वाले मेंबर्स थे वो तो हल्ला नहीं बोल रहे थे, लेकिन जो इसके अपोजिट में थे वो सदन में कार्यवाही में कह रहे थे कि भाई मत बनाओ, लेकिन मेजोरिटी थी नहीं उनकी, इसलिए वो काम कर रहे थे, इसकी आलोचना कर रहे थे कि इसको मत बनाओ, कृषक परेशान हो जाएंगे। लेकिन सरकार के पास बहुमत था, सरकार ने बना लिया, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य कर रहे थे। तो ये जो ऐसा कार्य है सरकार को उत्तरदायी बनाने का, विभिन्न माध्यमों से प्रश्न पूछकर, ये कार्य जो होता है यह संसद का कार्यकारी कार्य कहलाता है। उसके बाद फिर वित्तीय कार्य, जैसे बजट हो गया, टैक्स हो गया। अब कोई नया टैक्स लगाना है, जैसे जीएसटी का उदाहरण दीजिए आप। अब जीएसटी कोई मोदी जी के भले मन बनाए थे कि हमें बनाना है, लेकिन वह जीएसटी जब तक लागू बन नहीं पाएगा कानून, और कानून बनेगा नहीं तो लागू कैसे होगा। तो जो जीएसटी कानून बनाया गया टैक्सेशन से रिलेटेड था, या इनकम टैक्स को बढ़ाना है या कोई नया कर लगाना है, तो यह जो कार्य किया जाता है ना संसद के द्वारा, और इसी कार्य की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संसद का वित्तीय या आर्थिक कार्य। फिर अगला है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य का मतलब क्या हुआ? न्याय से जुड़ा हुआ कार्य। न्याय से जुड़ा हुआ कार्य कैसे हो सकता है? जैसे आप अभी आपको जब हम जुडिशरी पढ़ाएंगे तो जुडिशरी में महाभियोग की प्रक्रिया होती है। महाभियोग का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनको हटाया कैसे जाएगा, इस प्रक्रिया का जो उल्लेख है या इस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। तो महाभियोग कहाँ पारित होता है? लोकसभा और राज्यसभा में।
और भी न्यायिक कार्य क्या है? यह किसी भी जो राज्य है उस राज्य में एक नए हाई कोर्ट का भी निर्माण कर सकती है, या कोई न्यायिक परीक्षा का भी निर्माण कर सकती है कि एक न्यायिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी बनाया, तो क्या था? ये संसद का न्यायिक कार्य था, यानी कि जिस कार्य में न्याय से संबंधित पहलू हो, न्याय संबंधी कार्य हो, वह कार्य क्या कहलाएगा? संसद का न्यायिक कार्य कहलाएगा। इसी तरीके से वैदेशिक कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज जो हमारे निर्णय लिए जाते हैं किसी देश के साथ हमें पॉलिसीज को कैसे रखना है। अभी जैसे यूक्रेन रसिया विवाद है, इसे संबंधित सदन में खूब चर्चा हो रही है, और एक आम धारणा मान लीजिए बन जाती है या कोई नीति बन जाती है कि हमें रूस का पक्ष देना है या यूक्रेन का पक्ष देना है, तो विदेशी यानी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए कार्य भी तो संसद कर रही है। यह कार्य क्या हो गया? यही कार्य तो संसद का वैदेशिक कार्य हो गया। तो मेनली इसे हम बाद में भी पढ़ा सकते थे, लेकिन हम संसद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और सीधा हम आर्टिकल पर पहुंच गए। आर्टिकल 79 संसद का गठन, आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन, आर्टिकल 81 लोकसभा गठन। अरे क्या मतलब है? पहले आप जान तो लीजिए कि संसद क्या है, संसद के कार्य क्या हैं। आप पढ़े जा रहे हैं पन्ना पलट पलट के। ये सिस्टमेटिक वे नहीं है पढ़ने का, इसलिए हमने कोशिश की है कि आपको जो भी क्लासें डिलीवर करें, भले हम क्लासें कम अपलोड करते हैं, लेकिन क्लास अपलोड करते समय इस मर्यादा को ध्यान में रखते हैं कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आर्टिकल 79 का अध्ययन कर लिए, अब हम आर्टिकल 80 का अध्ययन करते हैं, जिसमें राज्यसभा के बारे में कहा गया है। और इसमें बहुत ज्यादा चीजें समझने वाली नहीं है, इसमें चीजें याद करने वाली है। और याद करने का मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, कितने राज्यों से कितने राज्यसभा के एमपी आते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनका चुनाव कैसे होता है, ये अपने पद से रिमूव कैसे किए जाते हैं, और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य प्रोविजंस। तो मेनली कहने का मतलब यह है कि इसमें चीजें आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी और 2 बार रिवीजन करेंगे आप। इसके साथ अगर एक नोट्स बना लेंगे तो आपको उस चीजों को वीडियो देखने के बाद कभी मन करेगा महीने 2 महीने में, तो आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो चीजें भूलेंगे नहीं। चलिए अध्ययन करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है, यानी कि वह 250 है। यानी कि पहला प्रश्न यह है कि हमारे राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। और इसमें इसका भी सब डिवीजन किया गया है। डिवीजन कैसे किया गया है देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 238 सदस्य जो होंगे वह राज्य से आएंगे। राज्य का मतलब सिंपल राज्य, जिसमें वो यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और उनके लिए जो सीटों की संख्या है वह कितनी रखी गई है? 4। कितनी? 4। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अभी तक जब हम पढ़ते थे तो जम्मू कश्मीर को नहीं शामिल करते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश नहीं था। लेकिन जब 370 को रिमूव किया गया तो उसकी जो सामान्य स्थिति थी, यानी कि सामान्य राज्य था, उसको हटाकर उसे एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उसका भी प्रतिनिधित्व किया गया है। और यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि किस संघ शासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वह राज्यसभा में है। तो अभी तक प्रश्न का उत्तर यही होता था दिल्ली और पुदुचेरी, लेकिन अब जो प्रश्न होगा उसमें जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड किया जाएगा। इसी में जो 250 सदस्य हैं, इसी में जो 12 सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत क्यों किए जाते हैं? आप जानते हैं कि जो किसी विशिष्ट कार्य से लगे लोग होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन उन विशिष्ट व्यक्तियों में हमारे कानून, हमारे नियम और हमारे देश के संचालन
करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जैसे खेल का कोई मामला है, आप देखते हैं ओलंपिक कितने स्तर पर होता है। अब कोई खिलाड़ी है, अब उसे अगर सदन में लाया गया तो खेल से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसका उन्हें लाभ मिलेगा ना। कोई विज्ञान के क्षेत्र का है, अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छी जानकारी साइंस के बारे में है, तो वह चुनाव नहीं लड़ता। और कोई विज्ञान से संबंधित नीति बनानी है तो हमें चाहिए कि कोई स्पेशलिस्ट आदमी हो जो इन सब चीजों को कर सके। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमारे संविधान में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। मनोनीत करने का सिंपल सा मतलब अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट में निर्वाचन नहीं होता। अपॉइंटमेंट में निर्वाचन नहीं होता, यानी उन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। तो ऐसे 12 सदस्य हैं और उनका क्षेत्र क्या है? कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, ऐसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करने का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और यक्ष प्रश्न यहाँ यह है कि इनको नियुक्त कौन करता है? तो हमारे देश का राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है? जो 12 मेंबर्स को छोड़कर अन्य मेंबर्स हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है? तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मतलब ये हुआ निर्वाचन किसका? आरएस यानी कि राज्यसभा। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में कहा गया है। तो आपने देखा अधिकतम सदस्य संख्या 250, 12 का मनोनयन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। 3 जो यूटीज हैं उनका भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है। बाकी जो हमारे अन्य यूनियन टेरिटरीज हैं उनका जो प्रावधान है या उनका जो प्रतिनिधित्व है वह राज्यसभा में नहीं है। ठीक है। अब इसका निर्वाचन जरा जानते हैं। निर्वाचन होता है विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? विधानसभा। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधायक। तो निर्वाचन हमारे राज्यसभा के एमपीज का कौन करेगा? जो राज्यों के विधायक हैं। आई थिंक यू आर क्लियर कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वह किससे होता है? तो हमारे देश के विधायकों के द्वारा। और विधायकों का निर्वाचन राज्यों में होता है जिन्हें विधानसभा भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो निर्वाचन की व्यवस्था है यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है और एकल संक्रमणीय पद्धति के माध्यम से होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रेफरेंशियल वोट मिलता है। अभी जब हम राष्ट्रपति वाली क्लास लिए थे तो इसको बहुत अच्छे समझाए थे। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका निर्वाचन होना है तो उसको A, B, C, D 4 वोट मिलेंगे। और देखा जाएगा कि जब 4 वोट मिले हैं इन चारों वोटों में सबसे ज्यादा किससे वोट मिला है? यानी कि मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों का एक क्रम बना दिया गया, एक सारणी बना दी गई। उस सारणी में हर जो व्यक्ति है जो इलेक्ट होने के लिए आया है उसको 4 जगह वोट लेने की व्यवस्था हो जाएगी, ए में, बी में, सी में, डी में। और जब इनका निर्वाचन होगा तो जो सबसे ज्यादा, मान लीजिए कोई ए में 5 ही पाया है लेकिन बी में 10 पा गया है, तो जब गणना होगी संक्रमणीय पद्धति तो उसे अगर 10 वोट मिल गया है बी से भी, यानी कि बी कॉलम में भी, तब भी उसे निर्वाचित कर दिया जाएगा। आप इसको अच्छे से समझने के लिए इसके पहले वाली वीडियो यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसमें हमने पढ़ाया खूब अच्छे से, कम 15 मिनट हमने एकल संक्रमणीय पद्धति को ही समझाया है। फिर ये जो वोट होगा ना इसे गुप्त रूप से नहीं दिया जाएगा, ओपन होगा कि किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को वोट दिया, सबको पता चलेगा। फिर सीटों का बंटवारा राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अरे भाई सिंपल सी बात है,
राज्यों को जो सीटें दी गई हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा, उस राज्य के राज्यसभा में चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है वह उसी राज्य का होना चाहिए जिस राज्य से वह चुनाव जीत रहा है। कहीं का भी व्यक्ति हो वह चुनाव जीत सकता है। यानी कि हमारा जो मूल संविधान था उसमें कहा गया था कि राज्यसभा से किसी कोई व्यक्ति बन रहा है एमपी, यानी कि सांसद बन रहा है, तो जो राज्यसभा के एमपी हैं उनका जो निर्वाचन होगा, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए यूपी से के विधायक किसी को वोट दे रहे हैं, तो विधायक उसी को वोट देंगे जो यूपी का कैंडिडेट होगा। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं ने देखा कि ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मंत्री था या बहुत पावरफुल व्यक्ति है, वह चुनाव हार गया और वो मान लीजिए यूपी का है और यूपी से वो जीत नहीं सकता, क्योंकि भाई विधायकों पर निर्भर करता है। विधायक में मान लीजिए अपोजिट पार्टी की सरकार हो, अपोजिट पार्टी के विधायक हों, और व्यक्ति महाराष्ट्र का है और उसे सदन में लाना है, महाराष्ट्र से वह निर्वाचित हो नहीं सकता। तो राजनेताओं ने सोचा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया और उन्होंने कहा कि कहीं का भी व्यक्ति कहीं से भी इलेक्ट हो सकता है। शायद आप समझ नहीं पाए, मैं फिर से समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि यूपी के व्यक्ति का निर्वाचन महाराष्ट्र के विधायक भी कर सकते हैं और महाराष्ट्र के व्यक्ति का निर्वाचन यूपी के विधायक भी कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको ज्यादा समझ में आ गया होगा। और हमने बता दिया था कि 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से लिए जाते हैं। और यह एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब यह हुआ कि इसे ये कभी भंग नहीं होता। भंग कैसे नहीं होता कि इसके जो सदस्य हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 सदस्य जो हैं वह प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि 1/3 हो रहे हैं और पूरे सदस्य कभी सेवानिवृत्त हो नहीं रहे हैं। जब किसी व्यवस्था में पूरे सदस्य सेवानिवृत्त हो ही नहीं रहे हैं, अपनी पोस्ट छोड़ ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग तो उसमें ही हैं। जब कुछ लोग हैं तो वो सदन समाप्त कैसे होगा? जब समाप्त नहीं होगा तो उसे क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। और जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक मुद्दा आया जब संविधान बन रहा था, उसमें कहा गया कि राज्यसभा को अस्थायी बनाना है और अस्थायी बनाने के लिए आवश्यक था कि कुछ सदस्य जो हैं वह 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाएं। तो बड़ा प्रश्न आया कि भाई अभी 2 वर्ष कार्यकाल हमने 6 वर्ष लिख दिया है और 2 वर्ष के बाद अगर 1/3 सदस्यों को हम हटाएंगे नहीं तो सदन में नए लोग आएंगे कैसे? और आएंगे नहीं तो अगर इकट्ठे सब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो फिर अस्थायी सदन कैसे बना? तो उन्होंने कहा लॉटरी सिस्टम से लगाते हैं। लॉटरी सिस्टम बनाया गया और उसमें कहा गया कि जिन पर्ची सबको दे दी गई और उसमें कहा गया जिसके उसमें लिखा होगा 2 वर्ष वह सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो अगर प्रश्न कभी बने कि प्रारंभ में जब राज्यसभा बनी और उसके बाद 2 साल के बाद जब लोगों को सेवानिवृत्त किया गया तो वह किस पद्धति से किया गया था? या आंख मूंद कर हटा दिया गया था किसी को या किसी अन्य माध्यम से? तो वह माध्यम क्या था? लॉटरी में भाई कह दिया गया। अब जो सरकार थी उस समय की वो भी टेंशन में नहीं आई, ऐसे किसी को रिमूव कर देती तो वह बगावत कर बैठता, दूसरे दल में चला जाता। और ऐसे में तो भाई सरकार ने कह दिया आपके किस्मत में यही था कि आप 2 ही वर्ष राज्यसभा के एमपी बने, चलिए कोशिश करेंगे अगली बार आ जाना। फिर आगे क्या है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। 29 वर्ष 11 माह का कोई व्यक्ति है तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन अगर लोकसभा का संदर्भ आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें 25 साल न्यूनतम आयु होनी चाहिए। फिर आगे है पहली बार राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को तथा 13 मई 1952 को पहली इसकी बैठक हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। और मूल संविधान में सदस्य बनने के लिए निवास की शर्त थी, मैं इसको पहले बता चुका हूं।
अब है कि ये हटेंगे कैसे, हटेंगे क्या, इनको एक व्यवस्था थी, यही है कि इनको 2 वर्ष के बाद हटाया जा सकता है। 2 वर्ष का मतलब ये हुआ कि जिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया है वो हटेंगे, उनका जब टर्म आएगा। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाए तब भी हट जाएंगे, इन पर दल बदल का कानून लग जाए तब भी हट जाएंगे। भी दल बदल कानून का भी आगे हम जिक्र करेंगे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूल जो हमारा संविधान था, मूल संविधान का मतलब कि 1954 तक जो हमारी राज्यसभा थी उसे क्या कहा जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट। लेकिन 25 अगस्त 1954 में इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। फिर इसकी जरा तुलना कर लेते हैं कि जो हमारी राज्यसभा है ना, इसकी तुलना अमेरिका के सीनेट से की जाती है। यानी कि अमेरिका के जो सीनेट के लोग होते हैं उनका भी निर्वाचन कुछ इसी प्रकार से होता है, उनकी कार्य पद्धति भी कुछ इसी प्रकार से मिलती जुलती है, पूरा नहीं, कुछ बातें सिमिलर होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से अमेरिका की सीनेट है उसी प्रकार से हमारी राज्यसभा है। फिर इसमें कहा गया है कि सामान्यतः किसी राज्य की प्रारंभ की 50 लाख जनसंख्या पर 5 प्रतिनिधि, इसके बाद 20 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि चुना जाता है। समझाते हैं क्या मतलब है इसका। मान लीजिए कोई राज्य है और इससे कोई प्रतिनिधि का निर्वाचन करना है, तो प्रारंभ की 50 लाख जनसंख्या जो है उसका जो प्रतिनिधित्व करेगा राज्यसभा का सदस्य, उस 5 लाख में कितने सदस्य चुने जाएंगे, 5। और उसके बाद फिर जितनी जनसंख्या 20 लाख है, फिर उसके लिए एक, अगर फिर 20 लाख बन जाता है तब फिर भी एक। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 110 करोड़, तो 50 लाख पर 5 प्रतिनिधि हो जाएंगे, फिर कितनी जनसंख्या बची, 60 लाख। अब 60 लाख को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि 60 लाख पर 3 प्रतिनिधि बनेंगे और 50 लाख पर 5 प्रतिनिधि। फिर अगला है पार्टी और निर्दलीय दोनों उम्मीदवार के लिए लोकसभा से कुछ अलग इसमें व्यवस्था है कि जो व्यक्ति हैं अगर वो चाहते हैं कि मैं राज्यसभा का मेंबर बनूं तो वह निर्दलीय भी बन सकते हैं, यानी कि किसी पार्टी से नहीं है फिर भी वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकते हैं, और कोई पार्टी का है तब तो कोई बात ही नहीं। फिर आगे पढ़ते हैं ये जो हमारी राज्यसभा है इसकी जो कार्य शक्ति है ना वह लोकसभा से कुछ अलग है, यानी कि कुछ अधिक शक्तियां हमारे राज्यसभा को प्राप्त हुई हैं। पहली शक्ति है आर्टिकल 249 के संदर्भ में, यानी कि आर्टिकल 249 में कहा गया है राज्य सूची के संदर्भ में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर देने पर राज्यसभा के किसी विषय पर जो कानून बनाने की शक्ति है उसे संसद को मिल जाती है। मतलब आप जानते हैं कि 3 सूचियां हैं मेनली, कितनी, 3। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, और एक है अवशिष्ट विषय। तो जो राज्य सूची है इस पर जो कानून बनाने की व्यवस्था है, कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वह राज्यों को दिया गया है। लेकिन यदि कोई राज्य का विषय है जिस पर राज्यसभा को लगता है, और राज्य का विषय मतलब विधानसभाओं का विषय, विधानसभाओं के किसी विषय पर हमारी राज्यसभा को लगता है कि विधानसभा कानून सही से नहीं बना पा रही है, तो वह संसद यानी कि लोकसभा को अधिकृत कर सकती है कि आप इस पर कानून बनाएं। और लोकसभा में कानून बनेगा तो राज्यसभा से भी पारित कराना पड़ेगा, यानी कि 2 कार्य करेगी। एक तो पहले अधिकृत करेगी इस पर आप कानून बना लो, उसके बाद उस कानून को स्वयं पारित करेगी। तो क्या हो गई, अलग शक्ति हो गई, यानी कि ज्यादा शक्ति हो गई लोकसभा के संदर्भ में। इसका दूसरा कार्य क्या है, आर्टिकल 312 के संदर्भ में इसमें एक नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की बात की। जैसे आप
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सुनते हैं तो क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। उसी तरीके से कोई अन्य सेवा बनानी, जैसे अभी रिसेंट में मुद्दा आया था कि न्यायिक सेवा बनाया जाए, तो अगर न्यायिक सेवा का गठन होता है तो जो हमारी राज्यसभा है वह आर्टिकल 312 का प्रयोग करके अधिकृत कर देती लोकसभा को, और लोकसभा उस पर कानून बनाती, अधिनियम बनाती, फिर उसे राज्यसभा से भी पारित करना पड़ता। उसी तरीके से जो उपराष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया है वह सबसे पहले राज्यसभा में ही आती है। लोकसभा में हमारे उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव नहीं आ सकता पहले, हाँ पारित जरूर करना पड़ेगा लोकसभा से भी, लेकिन सबसे पहले कहाँ आएगा, राज्यसभा में। तो ये राज्यसभा की जो शक्ति थी वह 3 संदर्भों में लोकसभा से अलग है, और लोकसभा की भी शक्तियां राज्यसभा के संदर्भ में कुछ ज्यादा हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के सारे प्रोविजन, राज्यसभा से जुड़े कुछ प्रोविजंस का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है यह क्लास आपके लिए लैंडमार्क होगी, महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद।